जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। जैसे कि आप लोग को हम बताए हुए थे कि पिछले क्लास में आपको जो है हम कंप्लीट समझा दिए थे कि लवक क्या होता है यानी प्लास्टिड क्या होता है। उसी वीडियो में हम आपको कहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा यानी कि टाइप ऑफ सेल। तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिका के प्रकार है। अब कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो विकसित नहीं रहती हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहती हैं, उस वो अविकसित होती हैं। यानी कि उसमें जो कोशिकांग होते हैं उसमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। देखिए, अब इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के जीव होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया और बहुत सारे जीवाणु हैं, तो उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से वायरस को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो कवक को अपनी हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। देखिए, अगर वही कवक जो है झुंड में यानी कि अगर वो एक झुंड बनाकर यहाँ पर रहेगा तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अगर अचार होता है या खटाई होती है या फिर रोटी होती है, अगर उसको हम ढेर दिन के लिए एकत्रित रख देते हैं तो उसमें जो है सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, वो कवक होता है। तो उसमें बहुत सारे कवकों का समूह रहता है, इसलिए हम उसे देख जाते हैं। अगर उसी में से एक कवक होगा तो उसे हम नहीं देख पाएंगे। यानी कि वो जो जीव है, वो जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव के प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसी जीव का जो है कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। और जो यूकैरियोटिक होती है ये बहुत बड़े बड़े जीवों में, जैसे हम हुए, तो हम तो मानव हुए, लेकिन हमारी जो कोशिका हुई, ये हमारी कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, जितने भी जीव आपको शेर, बाघ, हाथी दिखाई देते हैं, इन सभी जीवों की कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। यानी कि जिन जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो उनकी कोशिका हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उन्हीं की कोशिका जो है कैसे होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो है कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन से अंग नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्यों अविकसित होती है, तो इसी को अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, सिलिया एंड फ्लैजेला पाया जाता है। देखिए, जैसे ये हमारी क्या, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका है, इसके अंदर सिलिया और फ्लैजेला होता है। सिलिया और फ्लैजेला हम आपको कोशिकांग में बता दिए हैं कि जो सिलिया और फ्लैजेला होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये एनिमल में पाया जाता है। एनिमल की कोशिका, जैसे कि एनिमल में हम आ गए, घोड़ा, गधा, खच्चर आ गया, पौधे को छोड़कर पादप में सिलिया और फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। वो क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि उसकी जो कोशिका है वो गति नहीं करती है। तो हमारी लोग की कोशिका गति करती है। देखिए, जैसे ये क्या है, ये कोशिका है, तो ये मान लीजिए कोशिका है, इसी के अंदर इस प्रकार से सिलिया एंड फ्लैजेला पाया गया। तो ऐसे बाहर बाहर ऐसे कुछ निकले हुए होते हैं जो कि बाल की संरचना के आकार के होते हैं, रोम के जैसे होते हैं। तो यही जो बाल की संरचना के आकार का होता है, यही होता है क्या, यही होता है हमारा सिलिया एंड फ्लैजेला। ये क्या करता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं उसको गति करने का कार्य करता है। हमारे अंदर जो है एनिमल में जो मानव होते हैं उनके शुक्राणु होते हैं मेल के अंदर, तो शुक्राणु में जो है सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, तभी जो हमारा शुक्राणु है वो गति कर सकता है। तो ये तो आप समझ गए कि सिलिया एंड फ्लैजेला किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें सेल वाल भी पाया जाता है। सेल वाल क्या होता है, हम आपको बताए थे कि ये जो कोशिका है इसके ऊपरी परत में एक परत लगी होती है जिसे कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और परत लगी होती है, जो कि वो क्या होता है, वो सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, एक दीवार का कार्य करती है। ये भी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अभी हम बताए कि ये जो ऊपरी सतह है ये सेल मेम्ब्रेन है,
इसके निचली सतह का जो ये जो ऊपरी सतह है ये सेल वॉल है, और निचली सतह जो है ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि उसके बाद हमारा क्या है, राइबोसोम। इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, हम आपको बताए थे कि एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। एस का मतलब कि सेडिमेंटेशन काफिशिएंट, जब हम जल में डालते हैं तो जो डूब जाता है वो बड़ा होता है, यानी वो 80S होता है, और जो ऊपर रह जाता है, तैरता रहता है, वो हमारा 70S होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वो किस 70S का पाया जाता है, यानी छोटा पाया जाता है। सबसे पहले आप यहीं से अनुमान लगा लीजिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक है ये तो खुद ही छोटा है, तो इसमें छोटा ही पाया जाना चाहिए, क्योंकि इसे प्रोटीन की आवश्यकता कम है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, तो इसे प्रोटीन की आवश्यकता कम है, इसीलिए जो है इसमें 70S का जो है राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक। जैसे ये हमारी कोशिका हुई तो इसके बीच में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये विकसित नहीं रहता है, यानी अविकसित रहता है। हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस भी एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, एक झिल्ली के अंदर बंद होता है। इसमें जो है कुछ द्रव पाए जाते हैं जिसे हम क्या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें ये झिल्ली पाई जाती है, यानी ये झिल्ली पूर्ण रूप से बंद होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें ये झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए न्यूक्लियस भी अविकसित रहता है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, अविकसित रहता है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी गुणसूत्र पाया जाता है, उसमें डीएनए और आरएनए होता है। तो ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या करता है, ये गुणसूत्र जो न्यूक्लियस है इसके अंदर गुणसूत्र होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है क्या करता है, गुणों को प्रदान करता है, यानी अनुवांशिक क्रिया को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें डीएनए नहीं होता है, उसमें आरएनए होता है। ये डीएनए आरएनए हम आपको एक अलग से इसका चैप्टर है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस जैसे डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है उसी प्रकार से आरएनए में भी इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें आरएनए पाया जाता है, और इसी आरएनए में यानी कि जीन होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए नहीं होता है बल्कि आरएनए होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा है क्या, ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोशिका द्रव्य होता है, यहाँ पर वो रहेगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य रहता है। जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पर भी न्यूक्लियस में जो रहता है द्रव रहता है, पूरी कोशिका में भी द्रव रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस की झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, अविकसित होता है। तो अगर हम टोटल को मिला देंगे तो ये तो हमारा कोशिका द्रव्य ही बन जाएगा, यानी प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। उसके बाद नीचे है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि हमारा एक युगलीन जीव होता है, वो जो है कैसा होता है, वो जो है पादप और एनिमल दोनों के बीच का कड़ी होता है, यानी कि वो स्वयं भी अपना भोजन प्रकाश के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकता है। वो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेता है, लेकिन रात के समय में उसे प्रकाश मिलेगा नहीं, तो वो जो जमीन पर पड़ी हुई होती है वस्तु वो उसको भी खा सकता है। इसीलिए जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब इसको हम एक बारी हिंदी समझ लेते हैं कि सिलिया फ्लेजिला को हिंदी में भी सिलिया और फ्लेजिला ही कहा जाता है। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्त कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में जो है कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही राइबोसोम ही कहा जाता है, जो कि राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S का पाया जाता है, यानी छोटा वाला पाया जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। आरएनए को जो है आरएनए ही कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जो है क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ये हम आपको जो है
इतना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका देख लेते हैं। देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। तो अब हम इसको मेट सकते हैं, इसको अब हम मेट सकते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक के देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कैसी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? विकसित होती हैं, यानी इनके अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको समझा देंगे कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में कौन से अंग नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। ये सभी हम आपको कंप्लीट डीप में समझा देंगे। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो यूकैरियोटिक कोशिका का है। इसमें हम आपको प्लांट और सेल दोनों का बता देंगे। तो प्लांट और एनिमल दोनों सेल का बता देंगे। तो ये हमारा क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी जो है क्या, सिलिया एंड फ्लैजेला पाया जाएगा। देखिए, सिलिया और फ्लैजेला जो है ये कहाँ पर पाया गया था? प्रोकैरियोटिक में भी पाया गया था और यहाँ पर यूकैरियोटिक में भी पाया गया है। इसका कार्य हम आपको बता दिए हैं कि ये कोशिकाओं को गति करने यानी मूव करने के लिए सहायता देते हैं। जैसे कि आपको हम बताए थे अभी कि ये मान लीजिए हमारी कोशिकाएं हैं, तो इसके ऐसे बाहर संरचना के आकार का पाया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिसे हम सिलिया एंड फ्लैजेला कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद इसमें सेल वॉल पाया जाता है। जैसे ये हमारी मान लीजिए कि कोशिका है, तो इसके अंदर एक परत लगी होती है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इस परत के भी ऊपर एक ऐसे लगा होता है संरचना, दीवार लगी होती है, जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं। तो इसमें सेल वॉल भी पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बड़े जीव हैं, तो हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इसे हम पावर ऑफ सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। उसके बाद गाल्गी बॉडी भी पाया जाता है। हमारी लोग की जो शरीर है ये बहुत बड़ी है। मान लीजिए कोई माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पैर में ऊर्जा बना रहा है, और उसे पैर की जरूरत नहीं है ऊर्जा को, हमारे जीभ को जरूरत है। मान लीजिए इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बना रहा है उसको जीभ तक लाने, जो पैर में ऊर्जा बन रहा है उसको जीभ तक लाने में कौन कार्य करता है? यही गाल्जी बॉडी। इसे हिंदी में जो है गाल्जी काय के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। कौन? ये गाल्जी बॉडी। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसे हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका के नाम से जाना जाता है। जैसे ये हमारी कोशिका है, तो कोशिका इस समय गुब्बारे के जैसे फूली रहती है। आप लोग देखे होंगे गुब्बारा, आप लोग देखे हैं, उसमें क्या गैस भर देते हैं तो वो फूल जाता है। तो फूल जाता है तो पिचकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारी कोशिकाओं में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी भी कोशिकाएं पचक जाएगी। तो इस कोशिका में ऐसे संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। ये जो है कोशिका में कंकाल का कार्य करता है। जैसे हमारी शरीर है, हमारी शरीर से अभी कंकाल को निकाल दिया जाए तो क्या हम खड़े रह सकते हैं? ऐसे झुल्ल होकर गिर जाएंगे। तो ये क्या करता है? कोशिका में जो है कंकाल का कार्य करता है। यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। इसीलिए तो प्रोकैरियोटिक को अविकसित कोशिका कहते हैं और यूकैरियोटिक को विकसित कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इसमें कुछ नहीं, वही मेन पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया गया, और सिलिया और फ्लैजेला पाया गया, सेल वॉल पाया गया, राइबोसोम पाया गया प्रोटीन बनाने के लिए, कोशिका द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। अगर हम कोशिका को जो है कोशिका द्रव्य को कोशिका से निकाल लेंगे तो कोशिकाएं ही मर जाएंगी तथा कोशिकांग भी मर जाएंगे।
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। राइबोसोम इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो बड़ा से पाया जाता है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन है? 80S। एस का मतलब हम आपको समझा दिए कि सीडिमेंटेशन का ऑफिशिएंट होता है। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो है राइबोसोम कौन सा पाया जाता है? 70S का। और जो ये जो यूकैरियोटिक है इसमें राइबोसोम 80S का पाया जाता है। उसके बाद जो ये यूकैरियोटिक है इसमें वैक्यूल्स यानी कि रसधानी पाया जाता है। अब रसधानी क्या होती है हम आपको बता दिए हैं कोशिकांग में ही, कि जो हमारे शरीर में 65% पानी है वो इसी रसधानी के ही अंदर होता है। किसमें? इस रसधानी के ही अंदर होता है। कौन? जो जल भरा होता है। तो ये क्या करता है? जल को एकत्रित करता है, यही रसधानी। उसके बाद जो ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस इसमें जो पाया जाता है वो विकसित होता है। अभी हम आपको बताए थे कि जो यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियस की जो झिल्ली है वो नहीं रहती, यानी कि वो विकसित नहीं रहती, वो फटी ऐसे छितरा गई होती है। लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए जो है ये क्या न्यूक्लियस विकसित होता है। और इसमें जो है न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है गुणसूत्र होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण यानी कि गुण को ले जाने में यानी अनुवांशिक क्रिया करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें आरएनए पाया गया था, लेकिन इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। तो आरएनए डीएनए का आपका हम एक अलग चैप्टर ही है, उसका हम आपका अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियो द्रव्य है और इसके अंदर ऐसे ऐसे जो है कुछ भरे हुए हैं जल, जो कि ये हमारा क्या है? ये हमारा साइटोप्लाज्म है। क्या? ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं और इसे हम लोग जो है केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या? ये जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य हो जाता है। तो जीव द्रव्य आप क्या समझते हैं? इसको हम आप लोग को प्रोटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कह दिए थे, लेकिन ये कोशिका द्रव्य नहीं है, ये जीव द्रव्य है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं और ये भी क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को ही जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अगर हम इस साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य को निकाल देंगे तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी बॉडी है ये सभी मर जाएंगे, लेकिन जो ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास खुद का एक न्यूक्लियोप्लाज्म है। अगर हम इस न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल देंगे तो न्यूक्लियस मर जाएगा, लेकिन जो है ये साइटो यानी कि कोशिका के सभी अंग जो माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी बॉडी है ये सभी जीवित रहेंगे। तो ये सभी जीवित रहेंगे। अगर इन दोनों को हम निकाल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को, तो पूरा जीव द्रव्य ही निकल जाएगा। जब जीव द्रव्य ही निकल जाएगा तो कोशिका के सभी अंग मर जाएंगे जितने हैं। इसलिए इसे हम जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं, किसे? जीव द्रव्य को। तो इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे एनिमल में नहीं पाया जाता है। जैसे हम हुए तो हम एनिमल हैं, हमारे में नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो पादप है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है वो जो है पेड़ पौधा ही करता है, न कि हम लोग करते हैं। हम लोग तो भोजन को पकाते हैं, हमें बना बनाया हुआ मिलता है, उसी को हम पका लेते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है तो वो किसमें? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये हम आपको जब एनिमल और प्लांट सेल में अंतर बताएंगे तो वहाँ पर आपको हम कंप्लीट डीप में समझा देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक की हिंदी में जो ये सिलिया और फ्लेजला है इसे हिंदी में भी सिलिया और फ्लेजला के ही नाम से जाना जाता है। सेलवाल को हिंदी में कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। इसी भित्ति का मतलब क्या है कि एक दीवार, और सेल का मतलब कि कोशिका। तो कोशिका की दीवार को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं।
तो सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब कि झिल्ली होता है और सेल का मतलब कि कोशिका, तो इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है, और जो गाल्जी बॉडी है इसे हिंदी में गाल्जिकाय के नाम से जाना जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम है, राइबोसोम को राइबोसोम के ही नाम से जाना जाता है, इसमें टीएस का पाया जाता है यानी बड़ा वाला। वैक्यूल्स को हिंदी में राजधानी कहते हैं, जिसमें 65% जल एकत्रित होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। डीएनए को डीएनए ही कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।